Privatization could be India's Kargil moment. Why it is Kargil moment? Because privatization एक blueprint है. प्राइवेटाइजेशन हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देगा, जो हमने इसरो में भी देखी कि आज हमारे प्राइवेट प्लेयर्स, हम इसरो में भी प्राइवेटाइजेशन का मतलब है इसरो की जो पॉलिसी आई, हमें एक सेक्टर की गुड प्रैक्टिसेस को दूसरी सेक्टर में इंप्लीमेंट करना चाहिए. इसरो ने क्या कहा कि अब वहां पर कॉमर्शियल विंग एक बनाया गया है जहां से हम प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड होल्ड कर रहे हैं, और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया हमारे स्पेस सेक्टर में. ठीक है, मोर देन 150 इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप्स, उनको 285 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट मिली है. उसी तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर एक ऐसा है जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स, टाटा पावर्स, रिलायंस, वेदांता $5 बिलियन ईच इन्वेस्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं, और उन्होंने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही दिखा दिया है. सो ये क्या करेगा, इस सेक्टर से जो हमारी पावर की डिपेंडेंसी है, चाहे क्रूड ऑयल की, फॉसिल बेस्ड डिपेंडेंसी है, कोल की डिपेंडेंसी है, पहले तो इसको कम करेगा. और हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस ले आएगा. सो आज वो टाइम आ गया है हम कारगिल 2.0 को अपने न्यूक्लियर सेक्टर में, एटॉमिक सेक्टर में इंप्लीमेंट करें. अलाउज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट. रेगुलेशंस रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियर एक ऐसा सेक्टर है, हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी भी तो देखी है, अगर लीकेज हो गई, अगर सही से रेगुलेशंस नहीं लगाए गए तो उसके रिपरक्यूशंस जनरेशंस को भी देखने पड़ सकते हैं. इसलिए हमने इस सेक्टर को कभी आज तक ओपन नहीं किया. सो हमें बिल्कुल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पूरे कॉशन के साथ हमें इस सेक्टर को ओपन करने की जरूरत है, और सारे नॉर्म्स, सारे सेफ्टी गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फ्रॉम द ग्लोबल प्लेयर्स हमें इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है. इसरो स्टाइल पीपीपी ब्लूम. तो हमारे जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स थे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया और धीरे धीरे ग्रोथ होने लग गई वहां पर. सिमिलरली आज हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से, एक सवाल उठता है कि अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं या हम प्राइवेट कंपनीज को एंट्री देते हैं तो किस तरीके से देंगे. जिस तरीके से हमने डिफेंस में किया, तभी तो हम कह रहे हैं कि कारगिल 2.0 में हमें रियलाइज होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, निवेश भी चाहिए, और बाहरी निवेश चाहिए, क्योंकि उसके साथ ना सिर्फ पैसा आता है बल्कि फैक्ट्रीज भी सेटअप होती हैं. बहुत ज़्यादा डिफेंस में हमने देखा रशिया का इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में, और हम अब टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप कर रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा INS तमाल. एक INS तमाल जो लास्ट शिप हमने रशिया से ली है, इसके बाद से वॉरशिप इंडिया लेगा नहीं, इंडिया खुद बनाएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सिमिलरली हम न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी में आज थोड़ा पीछे रह गए हैं. पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हमारी स्टेट ओन्ड कंपनीज ने ही चीजें बनाई हैं, और हम चाहते हैं, बजट में प्रपोजल रखा गया 2025 के बजट में, कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोले जाएं. दरवाजे खोले कैसे जाएंगे? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे पहले भाई 26% अलाउ किया जाए, 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ओनरशिप पूरी नहीं जाएगी कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी के पास ओनरशिप सरकार के पास रहने वाली है, लेकिन 26% तक वो निवेश कर सकते हैं. स्वीपिंग अमेंडमेंट्स टू बोथ एटॉमिक एनर्जी एंड सिविल लायबिलिटी एक्ट्स, रिड्यूसिंग लायबिलिटी कैप्स टू इंटरनेशनल नॉर्म्स, ओपनिंग डोर्स टू प्राइवेट प्लेयर्स. पहले हम 26% और फ्यूचर में 10 या 15 साल के बाद हम जाकर के 49% इंक्रीज करेंगे, 49% तक इंक्रीज करेंगे. आज तो मैंने आपको बताया उस मोमेंट के बारे में अभी तक कि हम कहां पर खड़े हैं. सवाल यह उठता है हमारे अंदर पोटेंशियल क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, इंडिया का फाइनल पोटेंशियल क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट करने का. हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट्स, 100 गीगावाट्स ऑफ पावर. और आज की कैपेसिटी क्या है अगर मैं बताऊं तो बहुत छोटी सी 7-8 गीगावाट की कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी हमारी. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है. ओके, सो 100 गीगावाट बाय 2047 ये हमारा एम्बिशियस टारगेट है. 2035 तक हम क्या चाहते हैं, 40 गीगावाट हो जाए, और हम 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचना चाहते हैं. यानी कि ये कोई लीनियर ग्रोथ नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमें एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी. और मैं थोड़ी अंदर की बात बताऊं, इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज प्रोग्राम है. ठीक है, 3 स्टेज में से अभी हम कैपेबल हो पाए कि हम सेकेंड स्टेज में थोरियम यूज कर सकते हैं. जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें थोरियम और यूरेनियम का मिक्स हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम वो कैपेबिलिटी रिसर्च करके डेवलप कर लेते हैं तो इंडिया जो एनर्जी सॉवरिटी, ट्रू आत्मनिर्भर भारत है, वो अचीव कर लेगा अपने एनर्जी सेक्टर में. बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है ये.
इंक्लूडिंग 5 डोमेस्टिक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनकी क्या खूबी होती है कि वो बहुत कम मेगावाट के होते हैं, 220 मेगावाट। यानी कि जैसे हमारे जो सिटी जो एक आइलैंड्स की तरह है, वहां पर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं आउटस्कर्ट्स में, तो पूरी सिटी को पावर दे दिया उसने। हम इसको बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं। बाई 2033 हम चाहते हैं कि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी बनाएं थ्रू 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। अब आप देखोगे ये जस्ट एक पहलू नहीं है, आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। नाउ इन लास्ट 2 सालों में हमने ये रियलाइज किया है, हम सेमीकंडक्टर मिशन को एक बड़ी अलग सी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम सुपर कंप्यूटिंग और क्वांटम मिशंस को अलग सी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। वो सब एनर्जी कंजम्पशन वाले, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने वाली है। वो एनर्जी, वो फ्यूल कहां से आएगा? आगे जाकर के हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बर्न कर सकते हैं बहुत ज्यादा। दैट एनर्जी शुड एंड मस्ट कम फ्रॉम न्यूक्लियर सेक्टर। मेजर इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे बिग प्लेयर्स जो हैं, आप जानते हो, टाटा पावर, रिलायंस, अडानी, वेदांता, ये लोग पहले से ही रेडी हैं कि भाई हम $5 बिलियन ईच इन्वेस्ट करेंगे, इसमें हम रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, और इंडियन प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। दैट वी नीड टू नो। दिस प्रॉफिट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी इनटू द एनर्जी सेक्टर। So global investors like Brookfield ये भी interested हैं eyeing India's nuclear push as a part of 100 billion India infrastructure portfolio. So win-win for us। लेकिन again important चीज क्या है? हमें चाहिए कि हम legislation, जो कानून की बात हमने की है, उसमें क्या amendment करने पड़ेंगे, और अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कानून किस तरीके से रोक रहे थे अब तक इन चीजों को, जिसको हम कहते थे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से आपको बताऊं मैं, कुदानकुलम प्लांट हमारा डिले हो गया, उसका ऑपरेशन शुरू करने में समय तो गया ही गया, उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया उसको बनाने का। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि लॉज उस तरीके से थे कि हम प्राइवेट प्लेयर्स की बिल्कुल भी मदद नहीं ले पा रहे थे उसमें, और हम बाहर के निवेशक जो थे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट एट ऑल अलाउड था। हम चाहते हैं पहले हमें ये एक्ट अमेंड करने पड़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड वो क्या है वो एक्ट्स, और उसमें अमेंडमेंट किस तरीके से की जाए। So glorious beginning for India from Pokhran 1, smiling Buddha shook the world in 1974, और हम वहां पर वर्ल्ड के आंखों के सामने, सबके सामने, मैं कहूंगा छुपा के नहीं, सबके सामने टेस्ट किया हमने। हमारी प्लानिंग नहीं पता चली, हम वहां पर इतने दूरदर्शी थे। आज हमें अपना सेक्टर जब न्यूक्लियर ओपन करना है, 50 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास पावर जनरेशन कैपेसिटी बस 8 से 9 गीगावाट ऑपरेशनल है ओनली, और हमारा टारगेट आप समझ रहे हो 2047 तक 100 गीगावाट्स का है, एंड टारगेट्स 100 gigawatt by 2047. So this kind of growth will require a lot of push, policy push, private players push, and it will not just require the technology push particularly. So this mismatch mono government control की वजह से होता है। सरकार की मोनोपोली रही है, जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर पे प्रॉपर मोनोपोली रही है, वहाँ पर NPCIL, ठीक है, ये कंपनीज, भवनी एंड अश्विनी, अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट हैज स्टिफल्ड द एम्बिशंस। बहुत तेजी से हम ग्रो नहीं कर पाए, हमने छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए, और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी में। ओके, हम वहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं अपने रिएक्टर्स, थोरियम बेस्ड रिएक्टर का पहला प्लांट भी हमने लगाया तमिलनाडु में। डेवलपमेंट चल रहा था बट बड़ा स्लो था। ये कुछ ऐसा था जैसे आपके पास फरारी रखी हो गाड़ी में, लेकिन वो गैराज में, सरकार के गैराज में बंद है। वो निकलेगी और जब वो चलेगी तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सो वी नीड टू टेक आवर न्यूक्लियर एनर्जी फरारी आउट टू पावर इंडिया फॉर अपकमिंग ईयर्स, फॉर द डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ। द क्राइसिस वी डोंट टॉक अबाउट, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर इज डाइंग इन इंडिया। ये भी क्रिटिसिज्म हमें समझना पड़ेगा। दिस क्रिटिसिज्म इज अ जेन्युइन क्रिटिसिज्म, जहां पर ग्लोबली बहुत सारे देश, चाहे वो USA हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो चाइना हो, मैं इन पावर्स की बात क्यों कर रहा हूं? इंडिया, फ्रांस इज अ वेरी साइलेंट पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर। रशिया ने हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी हेल्प की, ज्वाइंट वेंचर्स किए, उसने हमें डिस्प्ले किया कि बिल्कुल इंडिया में ज्वाइंट वेंचर्स किए जा सकते हैं। ओके, so what happens? Red tapeism. Nuclear Power Corporation of India Limited is the sole operator, no private company allowed. Sole operator इंडिया में यही है। Getting this point?
क्यों है अभी हम समझेंगे भी इसको। एटॉमिक एनर्जी एक्ट क्या प्रोहिबिट करता है, वी विल अंडरस्टैंड। दो कानून है मेजर, उन दो कानूनों में हमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या अमेंडमेंट लाने की जरूरत है और ऐसे क्या प्रोविजंस है, ऐसे क्या प्रावधान है उसमें जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है इन सेक्टर्स की। लैंड एक्विजिशन डिले, आपको पता है लैंड, न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए एंड जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी एक सदमे की तरह काम करता है आज भी। और हमें लगता है कि अगर यहाँ पे माइनर लीकेज भी हो गया, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेक सेवी है, हाईली एडवांस्ड प्लांट्स, यहाँ से अगर न्यूक्लियर लीकेज हो जाता है किसी भी प्रकार का, किसी भी गलती से, चाहे वो ऑपरेशनल गलती हो चाहे वो सप्लायर की गलती हो, ठीक है, हम डिस्पोज कर रहे हैं उसके वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, आप शर्नोबिल इंसिडेंट्स भी जानते हो। तो ग्लोबली भी हमने देखा गलती तो हो सकती है, इट्स अ ह्यूमन एरर, डेफिनेटली वी कैन नॉट इग्नोर दैट। इसलिए लैंड एक्विजिशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पीपल एडवोकेसी ग्रुप की तरह लोगों की बातें रखती हैं वहाँ पर, और एक टसल देखने को मिलती है सरकार में और लोगों के बीच में। तो हमें कन्विंस भी करना पड़ेगा अपने लोगों को कि ये कितना ज़रूरी है और सारे प्रिकॉशंस, प्रिकॉशनरी मेजर्स इंटैक्ट लिए जा सकें। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, हम इंपोर्ट नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ें, बाहर के देश से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं की जाती है। एंड कॉस्ट ओवररन्स, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्टली होते जाते हैं, क्योंकि आप समझते हो एक सटायर सरकारी काम में समय और पैसे दोनों ज़्यादा लगते हैं। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए क्योंकि ये एक्ट रोकता है उन लोगों को कि बाहर के जो सप्लायर्स हैं, बाहर से अगर कोई सप्लाई करना चाहता है, कोई आपको एक पार्ट सप्लाई करना चाहता है, तो यहां पर ये कहते हैं, हमारा जो एक्ट है वो ये भी कहता है, उसमें क्लॉज है, क्लॉज 17, वो ये भी कहता है कि अगर यहां पर न्यूक्लियर लीकेज हो जाता है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जो विक्टिम है वही नहीं कंप्लेन कर सकता है, ऑपरेटर भी कंप्लेन करेगा सप्लायर को। गलती किसकी होगी, सप्लायर की होगी या ऑपरेटर की होगी? ये क्लैरिटी नहीं दी गई है। तो बाहर के सप्लायर्स भी इंडिया में निवेश करने से डरते हैं, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उनको एक लायबिलिटी क्लॉज साइन करना पड़ता है, न्यूक्लियर सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज। और इस क्लॉज में उनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि उन्हें अगर कुछ भी गलती हो जाए, भाई सप्लायर ने तो सप्लाई कर दिया, ऑपरेटर से भी तो मिस्टेक हो सकती है, ऑपरेटर तो सरकारी है यहाँ पे, ऑपरेटर चाहेगा कि हम न्यूक्लियर सप्लायर के ऊपर डाल दें इस चीज को, इसलिए सप्लायर्स भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं इसमें। यह है इसकी प्रॉब्लम। इट स्केयर्ड अवे ग्लोबल सप्लायर्स हु वांट्स टू बी लायबल फॉरएवर। कोई नहीं चाहता है कि हमारी गलती हो। और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 उसने पहले ही प्रोहिबिट कर दिया है प्राइवेट और फॉरेन मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन, कीपिंग रिएक्टर्स क्लोज्ड फॉर प्राइवेट एंटिटीज एंड एफडीआई। प्राइवेट एंटिटीज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था। इसी चीज को अब हम प्रपोजल दिए 2025 में, हमने डिबेट की, हमने देखा कि हमारे प्राइवेट प्लेयर्स क्या रेडी हैं इसके लिए, और मॉनसून सेशन में डेफिनेटली कुछ तो अमेंडमेंट लाई जाएगी। ठीक है। सो रैम्ड अप कॉस्ट ओवररन्स, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, उसका प्राइस बढ़ गया हमारा। कलपक्कम का प्राइस आप देखो 3,500 करोड़ होना था, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही की वजह से 7,700 करोड़ हो गया, और समय भी ज्यादा लगा उसको कंप्लीट करने में। तो ये जो इफिशियंसी है एनर्जी में, एनर्जी टेक्नोलॉजी इफिशियंसी, टू ब्रिंग दैट इफिशियंसी वी नीड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन देयर। स्ट्रक्चरल chokehold rules, liabilities and red tape. What I have just explained you, अभी मैंने आपसे बात की, ये दो एक्ट हैं जो दो एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये किसी एग्जाम में भी जरूर पूछ जाएंगे। इन एक्ट में अगर अमेंडमेंट होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वॉट एवर बी द एग्जाम, है ना। सेट्स ऑपरेशनल लाइबिलिटी 1,500 करोड़। ओके। गवर्नमेंट एक्सेसेस इंक्लूड्स क्लॉज 17, जिसमें ऑपरेटर्स नॉट विक्टिम्स, ऑपरेटर भी सप्लायर पे क्वेश्चन कर सकता है, नॉट जस्ट विक्टिम्स, टू स्यू सप्लायर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो वेस्टर्न जो वेंडर्स हैं, ठीक है, जीई चाहे वेस्टिंग हाउस, ये रिफ्यूज करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ही नहीं आपका। वैसे ही हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, वो कहता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मोनोपोली है ओवर रिएक्टर डेवलपमेंट। ये मोनोपोली है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन नहीं। हमें इन दोनों एक्ट में चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि अब बाहर से लोग आए, इन्वेस्ट करें इस टेक्नोलॉजी में। हाउ द लॉज स्टॉल द प्रोग्रेस, कैसे प्रोग्रेस रुकी? नो प्राइवेट फॉरेन इक्विटी, फॉरेन इक्विटी नहीं है,
नो स्केल, नो कैपिटल एक्सपेंडिचर डाइवर्सिटी। पैसा लगता है, आपने देखा 3,500 करोड़, 7,500 करोड़। हमने एक छोटा सा मिशन चलाया, ये मिशन अभी कैपेबल नहीं है, हमें और पैसे की जरूरत है, वो 20,000 करोड़ का है वो मिशन। एक्चुअली में 50,000 करोड़ की जरूरत है उस मिशन में। ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे हमें लाने पड़ेंगे बाहर के निवेशकों से। लायबिलिटी फियर्स डिटर टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। जो लायबिलिटी है, यानी कि जो इंश्योरेंस लायबिलिटी है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस लायबिलिटी की जिम्मेदारी अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। सिर्फ एक पे हम बाहर के प्लेयर पे, बाहर के प्राइवेट एंटिटी पे पूरी जिम्मेदारी ना थोप दें। सप्लाई चेन रिस्क रिमेन्स, सप्लाई चेन का भी रिस्क है हमको। अप्रूवल प्रोसेस बहुत लंबा है सरकार में। रेड टेपिज्म हमें कट करना पड़ेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस और सारी चेकलिस्ट एक जगह पर स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। रेड टेपिज्म, मैसिव कॉस्ट ओवररन्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, डबलिंग बजट ओवर 20 इयर्स, जिसको हमने डिस्कस किया। ये मेजर प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स रुके रह गए। वर्ल्ड क्या कर रहा है? चाइना में, आप चाइना में जानते हो, कहने की बात है कि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, कम्युनिज्म है वहां पर, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सो व्हाट हैपेंस, चाइना ने, बट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होते हुए भी उसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है। वी ऑल नो दैट इकोनॉमी उसकी कैपिटलिस्टिक मॉडल पे काम कर रही है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। सो 150 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2035, वो 150 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, लार्जली स्टेट प्राइवेट हाइब्रिड्स। उसके साथ भी वो प्राइवेट प्लेयर्स को कोलैबोरेट कर रहे हैं, यानी अपने पावर सेक्टर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। फ्यूचर ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी है। अभी हम न्यूक्लियर फिजन के साथ साथ फ्यूजन, टोकामैक प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, फ्यूजन एनर्जी, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सन। जिस दिन हमने सेकंड नेट एनर्जी गेन उसमें ले आके देख लिया है, वो टेक्नोलॉजी अभी परिपक्व होने में समय लगेगा। उससे अगर एनर्जी मिलना शुरू हो गई तो इंडिया, समझो एक इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के पास एक नया सन आ जाएगा। चाइना अपने प्लान्स में 150 न्यूक्लियर रिएक्टर्स 2035 तक बना रहा है। यूएस 90 कॉमर्शियल रिएक्टर्स रन बाय प्राइवेट कंपनीज लाइक एक्सेलॉन। फ्रांस में, अगर मैं बताऊं, इंडिया में हमारे पास 8 से 9 गीगावाट की पावर आती है न्यूक्लियर एनर्जी से। लेट मी टेल यू अबाउट फ्रांस। 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर। फ्रांस में 70% एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट से आ रही है। इलेक्ट्रिक डे फ्रांस, अ गवर्नमेंट ओन्ड बट कॉर्पोरेटाइज्ड बॉडी। सो हमने तीनों केसेस में देखा, बड़ी इकोनॉमीज में देखा कि वहां पर प्राइवेट प्लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पॉइंट इज सिंसियर रेगुलेशन। सरकार का काम है इफिशिएंटली वो फैसिलिटेट करे इस प्रोविजंस को, उसके सारे प्रावधान अच्छे से बनाए जाए, क्लॉजेस ऐड किए जाएं, और उस पे हमारे पास जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं, वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये पॉलिसी बहुत अच्छे से बन पाए। सो आप देख सकते हो कैसे ग्लोबली अगर हम न्यूक्लियर पावर इन टोटल जनरेशन देखते हैं तो इंडिया का काफ़ी कम है, और फ्रांस, यूक्रेन, कोरिया, रशिया, यूएसए, कनाडा। तो इंडिया को रैंप अप करने की ज़रूरत है अपने प्रोडक्शन को, न्यूक्लियर प्रोडक्शन को ग्लोबली। लॉ रिविजन्स ब्लूप्रिंट, हमें कैसे रिवाइज करना है अपने लॉ को, यह भी बहुत ज़रूरी है। अलाउ प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस, ओनरशिप भी चाहिए और ऑपरेशंस। ऐसा नहीं कि हम बस प्राइवेट प्लेयर को बोलेंगे कि आप ऑपरेट करो या कुछ पार्ट्स डिलीवर करो इंडिया में, हम आपको ओनरशिप भी देंगे। 26% की एफडीआई हमने रखी है, जिसको ग्रेजुअली हम 49% पे लेके जाएंगे, जिस तरीके से हमने डिफेंस सेक्टर में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको ग्रो करेंगे। सो दिस इज द मोमेंट इनटू द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, वी कॉल इट कारगिल 2.0 या कारगिल मोमेंट फॉर दिस। एफडीआई इक्विटी जो कि 26% से बढ़ाई जाएगी। फ्रैगमेंट लाइसेंसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटर रोल्स सेपरेट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का रोल अलग है, ऑपरेटर का रोल अलग है, सप्लायर का रोल अलग है। डिफाइंड कैटेगराइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर। हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी की गलती को दूसरे के ऊपर हम नहीं डालेंगे, ठीक है। हमने ये जो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट था उसको भी अमेंड करने की जरूरत है। कैप सप्लायर लायबिलिटी, कैप का मतलब है कि हम कहेंगे कि इतनी ही लायबिलिटी होगी सप्लायर की, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऑपरेटर की भी तो जिम्मेदारी है कि वो सप्लायर से अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट इंस्टॉल करवाए, अगर उसमें कोई भी कमी है तो उसको ऑन द स्पॉट रिकॉग्नाइज करे। अगर 2 साल या 5 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए सप्लायर को एक हद तक ब्लेम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, सो दैट सप्लायर्स कैन शो द इंटरेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या टाइम बाउंड, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स पोस्ट स्टार्टअप, इतने तक की प्रॉब्लम
के लिए लायबल रहेगा हमारा सप्लायर। 5 साल के बाद प्रॉब्लम आएगी तो वो लायबल नहीं होगा। इनेबल थर्ड पार्टी रिकोर्स ओनली वाया ऑपरेटर नॉट विक्टिम्स, यानी कि जो विक्टिम्स हैं वो नहीं कुछ भी कंप्लेन करेंगे, जो थर्ड पार्टी हैं जैसे हमारा एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो सकती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो थर्ड पार्टी उसकी विजिट करे, देखे, समझे कि हमारी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में कोई भी जो इंस्टॉलेशन प्लांट हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गवर्नमेंट टू कवर एक्सेस कॉस्ट, सो गवर्नमेंट यहाँ पर एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेगी। अब हमें ज़रूरी है एक रेगुलेटरी बॉडी की, और उस रेगुलेटरी बॉडी को अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जैसे हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है GEAC, बिल्कुल उसी तर्ज पे हमारे पास एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड भी है। वो रेगुलेशंस टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, कोई भी मेजर चेंजेस आते हैं उसको नोटिफाई किया जाएगा। इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक US NRC जैसे USA की बॉडी है। इंट्रोड्यूस जेनरिक डिजाइन असेसमेंट, किस तरीके का डिजाइन होगा वहां पर। एक न्यूक्लियर रेगुलेटरी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, वो टास्क फोर्स सब चीज़ें सही से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं ऑन ग्राउंड, उसको भी देखा जाएगा। एंड रिवाइज टेक्निकल कोड्स, और वहाँ पर रेडीनेस को प्रमोट किया जाएगा। रिड्यूस नीडलेस डिज़ाइंस, जो डिज़ाइंस में प्रॉब्लम है उसको हम रिडंडेंट करेंगे। वी मेड आवर बॉम्ब इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, नाउ लेट्स बिल्ड रिएक्टर्स इन द नेम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपने बॉम्ब तो बनाए थे किस लिए? सिक्योरिटी के लिए, और हमने बनाया था बिना किसी की हेल्प के बनाया था। आज हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स हेल्प लेके जल्दी से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर द प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इससे क्या मिलेगा? एनर्जी इंडिपेंडेंस, व्हाट वी नीड, आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी इंडिपेंडेंस। नेट जीरो जो हमारा कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, नेट कार्बन जीरो, कार्बन न्यूट्रलिटी हम अचीव करेंगे 2070 तक। रिड्यूसिंग कोल इंपोर्ट बिल्स, कोयला जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ पर ईयर इंपोर्ट हो रहा है। इस इंपोर्ट बिल को अगर हम आधा भी कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। डॉलर रुपीज़ कन्वर्जेशन, फॉरेक्स रिजर्व में अंतर पता चलेगा। पावरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स एंड 24/7 इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल बी द फ्यूचर फॉर इंडिया। आप भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, डू यू थिंक कि हमारा जो पावर सेक्टर है उससे हमारी एनर्जी जो मिलने वाली, अगर सही से रेगुलेट किया जाएगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक MCQ है प्रैक्टिस करने के लिए, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यू कैन पॉज द वीडियो हेयर टू गेट टू द MCQ। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 में आपको अटेम्प्ट देना है, तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू फाउंडेशन बैच जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई 2025 से। इट्स अ मॉर्निंग बैच, 8 AM टू 11 AM क्लासेस रहेंगी। और जब आप तैयारी शुरू करते हो और आप चाहते हो कि तैयारी अच्छे से हो, तो आपके प्रिपरेशन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सबको मद्देनज़र देखते हुए एक बहुत बेसिक प्राइस पे 29,999 पे हमने इसका प्राइस पॉइंट रखा है। आई नो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप लोग बहुत दूर रहते हो, रिमोट एरियाज़ में तैयारी कर रहे हो, तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर आप परचेज़ करते समय वेबसाइट से ये कोड लगा दोगे, और आपको डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7303212303। ठीक है, इस नंबर पे भी कनेक्ट करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी स्ट्रैटेजी बनाने में, पढ़ाई कैसे शुरू करनी है उसमें। So all the best to all of you. Take care. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।